अल्कलाइन अर्थ मेटल या पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ये एलिमेंट्स जो हैं तो ये इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम ये एलिमेंट्स हैं और आप इनको इस फार्मूले से याद रख सकते हैं। जैसे ये है बेगम का सरबराह, तो सिंपल वर्ड्स में ये एलिमेंट्स जो हैं तो बेगम का सरबराह, तो ये होगा बेरिलियम। बेगम तो ये बेरिलियम है और फिर यह है मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम का, तो फिर ये है कैल्शियम और इसके बाद सरबराह तो ये होगा स्ट्रॉन्शियम और फिर नेक्स्ट बरा में बेरियम और आखिर में रेडियम है। इन एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करके, इनमें से बेशतर जो हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके बेसिस बनाते हैं और वो बेसिस जो पानी में डिज़ॉल्व हों तो उनको अल्कलीज कहा जाता है। सो दैट्स वाई ये वर्ड अल्कलाइन इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर अर्थ, तो जो अर्थ वर्ड है ये एंशंट जो अल्केमिस्ट थे तो वो इस्तेमाल करते थे इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए जो हीट के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट हों। तो हम इनको फिर अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं कि इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं तो वो हीट को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो लिहाजा इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी दो बातें कंबाइन कर दी गई हैं। बहरहाल तो मॉडर्न दौर में ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये इनका पीरियड है, ये एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे पीरियड में फिर हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं ये है बेरिलियम। दूसरे पीरियड में बेरिलियम आता है, ये इसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम दूसरे पीरियड में है और फिर इसके बाद तीसरे पीरियड में मैग्नीशियम आ जाता है। बेरिलियम फिर है मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इस तरह फिर चौथे पीरियड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाता है कैल्शियम। यह है कैल्शियम और इसी तरह फिर स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और फिर है बेरियम और लास्ट में जो है तो ये है रेडियम। और जो इनके पीरियड्स आते हैं तो दूसरा पीरियड है बेरिलियम और फिर तीसरे में मैग्नीशियम है, चौथे में कैल्शियम और फिर पांचवें पीरियड में स्ट्रॉन्शियम है, छठे में बेरियम है और फिर ये इनका सातवां पीरियड है। तो ये पीरियड है, आपने इनको पेपर में इसी तरतीब से लिखना है और फिर ये इनके नेम है। सिंबल्स जो हैं तो बेरिलियम का जो सिंबल है वो है BE, बेरिलियम। नेक्स्ट मैग्नीशियम है तो ये है Mg, इसका सिंबल है मैग्नीशियम। फिर कैल्शियम है तो ये है Ca, कैल्शियम। स्ट्रॉन्शियम जो है तो ये है Sr, बेरियम का सिंबल है Ba, ये बेरियम है और रेडियम जो है तो ये Ra है। रेडॉन के साथ आप इसे मिक्स ना कर लें, रेडॉन नोबल गैस है और उसका सिंबल Rn होता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो S ब्लॉक के लिए फार्मूला याद रखिएगा। पहले एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर है तो उसके साथ फिर आप इस तरतीब से जाएंगे 8, 8, 18, 18, 32। इसका मतलब क्या है ज़रा देखिएगा। इसका मतलब यह है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है तो 1, एक प्रोटॉन है इसमें, फिर हीलियम दूसरा एलिमेंट है तो 2 प्रोटॉन हो गए और इसके बाद फिर लिथियम है 3 और फिर बेरिलियम आता है तो 4 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर आप 4 के साथ फिर 8, 8 कर देंगे, लाइक ये देखिए 4 + 8 अगर मैं लिख लूँ तो ये इस तरह 12 होगा और फिर आप 12 के साथ अगेन जैसे कि मैंने कहा कि 8, 8 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। सो 8, 8 और फिर होगा 18, 18, 32। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि जब आप बेरिलियम से होके आगे जाते हैं, बेरिलियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं यानी फिर बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन और इसके बाद फिर आप आ जाते हैं अल्कली मेटल में और सोडियम और फिर मैग्नीशियम। तो ये टोटल के 8 एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, यानी 2 S ब्लॉक के और 6 P ब्लॉक के। एंड द सेम वे
फिर जब आप मैग्नीशियम से कैल्शियम तक आते हैं तो फिर अगेन 8 एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, तो 8 प्रोटॉन भी ऐड हो जाते हैं, तो ये 20 होगा। लेकिन जब कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम तक आते हैं तो अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम फिर कैल्शियम और फिर हमारे पास आता है कैल्शियम के बाद फिर यह है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और फिर इस तरह आगे के एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट जो हैं ये बाकी जब ऐड होते हैं तो हमारे पास टोटल के 18 आते हैं, तो ये होगा 20 + 18। तो अब अगर आप जमा कर लेंगे तो ये होगा 38 और फिर 38 के साथ अगेन 18 आप जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 56 और फिर 56 के साथ आप 32 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाता है 88। तो तरीका आपका ये होगा 8 8 18 18 32। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह होगी, लाइक ये देखें ये 1s2 है और फिर 2s2, बिकॉज इसका दूसरा पीरियड है और ये s ब्लॉक है, s ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है, तो 2s2 इसकी कन्फिगरेशन होगी। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हीलियम की पूरी कन्फिगरेशन, फिर दूसरा पीरियड s ब्लॉक का दूसरा जो ग्रुप है। फिर मैग्नीशियम है तो ये तीसरा पीरियड है, तो इसकी कन्फिगरेशन आती है 3s2 तक। ज़ाहिर है इससे पहले नियॉन की कन्फिगरेशन आती है। फिर कैल्शियम है तो ये चौथा पीरियड है, तो ये s ब्लॉक है और s ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है, तो इसकी कन्फिगरेशन 4s2 तक होगी, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2। तो ये आ जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह भी कि आर्गान की पूरी कन्फिगरेशन और फिर 4s2। ये फिर स्ट्रॉन्शियम है जो कि 5वां पीरियड है, तो ये होगा 5s2 हीलियम, नियॉन, आर्गान और फिर इसके बाद है क्रिप्टॉन। फिर ये छठा पीरियड है तो ये होगा 6s2 और हीलियम, नियॉन, आर्गान, क्रिप्टॉन और फिर है जीनॉन। और आखिर में ये 7वां पीरियड है रेडॉन, तो ये होगा 7s2 और ये आ जाता है रेडियम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेडॉन की पूरी कन्फिगरेशन। गोया इजी है, आपने नोबल गैसेस को लिखना है हीलियम, नियॉन, आर्गान, क्रिप्टॉन और फिर जीनॉन और रेडॉन, और 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, तो ये इनकी कन्फिगरेशन आती है। अच्छा, अब इनकी जो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है। देखिए एटॉमिक रेडियस बाय डेफिनेशन अगर हम एक आइसोलेटेड एटम ले लें तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर से बिल्कुल एंड तक जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटम एक स्फीयर है, एक बाल की सूरत में होता है, तो डिस्टेंस जो है बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, यानी वो फासला जो कि सेंटर न्यूक्लियस का जो मरकज़ है वहाँ से आउटर मोस्ट शेल जो आखिरी शेल है तो वहाँ तक का जो फासला होगा ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। यानी अगर ये एटम है, ठीक है जी, ये न्यूक्लियस है, तो इसका सेंटर और आखिरी जो शेल है इस तक का ये फासला ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। सो अगर हम इन एलिमेंट्स को, अब मैं डायरेक्ट सिंबल लिखूंगा, एलिमेंट्स वही है लेकिन मैंने आपको इस तरह याद करवाने हैं तो मैं लिख रहा हूँ बार बार। यह है 2 पीरियड, 3rd पीरियड और फिर इसके बाद 4th है, 5th है, 6th और 7th पीरियड। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो यह है बेगम का सरबराह यानी बेरिलियम है, फिर इसके बाद है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम, नेक्स्ट बेरियम और रेडियम। याद रखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा। अब अगर इनके शेल्स की बात की जाए, ये एक आसान तरीका है कि एक एलिमेंट जिस पीरियड में होता है पीरियोडिक टेबल का तो उसमें उतने ही शेल्स होते हैं। अगर एक एलिमेंट दूसरे पीरियड में है तो उसमें 2 शेल्स हैं, और जितने भी एलिमेंट तीसरे पीरियड में हैं तो उनमें फिर 3 शेल्स होते हैं, यानी आखिरी शेल जो होगा वो 3rd होगा। सो यहाँ पर बेरिलियम दूसरे पीरियड में है तो इसमें 2 शेल्स होते हैं, फिर मैग्नीशियम 3rd पीरियड में है तो 3 शेल्स हैं। ज़ाहिर है जब 3 शेल्स होंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। और फिर कैल्शियम है तो इसमें 4 शेल्स हैं और इसमें 5 शेल्स होते हैं। देयर आर 6 शेल्स इन बेरियम और रेडियम हैज़ 7 शेल्स। तो 2 3 4 5 6 7 ये शेल्स की तादाद है। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई हैं। जनरल ट्रेंड आपने याद रखना है
कि चूंकि शेल्स की तादाद बढ़ रही है तो जितने शेल्स ज़्यादा होंगे ये एटम बढ़ता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा। लाइक ये देखें, ये है बेरिलियम, तो बेरिलियम में चूंकि दूसरे पीरियड का है तो उसमें 2 शेल्स होते, तो ये न्यूक्लियस है, एक शेल फिर दूसरा शेल, फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम, तो इसमें तीसरा शेल आ जाता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो साइज जो है ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर मैं एटॉमिक रेडियाई लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ग्राफ को आपने याद रखना है, इन वैल्यूज को याद नहीं रखना। ये जो रेडियाई हैं ये मैंने पिकोमीटर में दिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बेरिलियम है इसका रेडियस बनता है 112, फिर आप देख रहे हैं कि ये है 150, 112 से ये 150 है, फिर 197 हो गया, 215 और फिर 217। आप देख रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड फिर इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। इसकी रीज़न ये होती है कि पहला शेल है और फिर मतलब दूसरा शेल, तीसरा शेल ये आ जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S और P में होते हैं और इनका शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं होती, लिहाजा साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे यहाँ तक आते हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम वगैरह, तो इनमें इनर शेल में D और F जो है वो सब शेल पाए जाते हैं। D और F जो होते हैं तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, लिहाजा अगर किसी एटम में अंदरूनी शेल में D और F आ जाए, लाइक 3D10 आ जाए और 4F14 आ जाए, तो चूंकि ये ज़्यादा पोरस होते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट वीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है और साइज में फिर उतना इजाफा नहीं होता। तो आप ये देख रहे हैं 215, 217, इवन यहाँ से 197 तो 215 और 217, तो यह है। अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करना चाहूँ तो देखें ये है 112, तो आपने इस ग्राफ को देखना है, ये बेरिलियम है और आपने ये देखना है सबसे ज़्यादा रेडियस कितना है, 217। मैंने सबसे ज़्यादा वैल्यू 300 ले ली और फिर इसको इक्वली डिवाइड किया, 50, 100, 150, 200, 250, इस तरह। ये जो रेडियस है बेरिलियम का 112 है, तो देखें ये बेरिलियम है तो ये है 100, 150, तो 110 और 112 तकरीबन इतना आ जाएगा। फिर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का बनता है 150, तो वो तो एग्जैक्ट यहाँ पे है, ये मैग्नीशियम है और 150 तो ये आ जाएगा। फिर कैल्शियम है 197, तकरीबन 200 तक, तो देखें ये कैल्शियम है और 200 और फिर कैल्शियम, तो ये पॉइंट आता है हमारे पास। फिर स्ट्रॉन्शियम है 215, यानी 212 से ये स्ट्रॉन्शियम है और 200 से स्ट्रॉन्शियम, तो ये तकरीबन 215 आ जाएगा। अच्छा, फिर बेरियम है 217, तो वो तकरीबन इसके बराबर आता है, अगर ये 200, 215 और फिर तकरीबन ये 217। सो ये हमारे पास एक पैटर्न आता है। सो अगर आप इनको मिला लेंगे तो हमारे पास जो रेडियाई आते हैं वो इस तरह है। एटॉमिक साइज बेरिलियम टू मैग्नीशियम बढ़ा, मैग्नीशियम टू कैल्शियम भी बढ़ गया है, कैल्शियम टू स्ट्रॉन्शियम ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ और स्ट्रॉन्शियम टू बेरियम इतना इजाफा नहीं हुआ। तो ये हमारे पास ट्रेंड है। आपने सिंपल ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे ट्रेंड और इस तरह। और ग्राफ को सिर्फ पैटर्न याद रखें कि इब्तिदा में इजाफा ज़्यादा होता है फिर इजाफा नहीं होता, और इसके लिए जो रीज़न है वो ये है कि डी का प्रेजेंट होना, जो D10 कन्फिगरेशन है, तो इसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है, लिहाजा साइज में इतना इजाफा नहीं होता। ये एक जनरल ट्रेंड है और ये थ्रू आउट पीरियड टेबल में बार बार ये आएगा। नेक्स्ट जो केस है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी हीट एनर्जी है कि अगर ये एटम है, यानी आप लेते हैं 1 मोल सैंपल और इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ये मेल्ट होगा, अगर सॉलिड है मेल्ट होगा और फिर आप इसे हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जाता है, फिर ये बॉयल होगा। ये सारी हीट इसमें काउंट नहीं होती। जब ये बॉयल हो के वेपराइज हो और फिर आप हीट दें और इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इजेक्ट होते जाएं, तो जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं आयोनाइजेशन के लिए, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो बाय डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ पे ये जो है कि फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब ये अलग थलग है, इसके साथ किसी और एटम की कोई इंटरेक्शन नहीं है और कोई बॉन्डेड स्टेट नहीं है,
तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि इस एटम के लिए, और ये हम कहते तो हैं 1 एटम के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो हम 1 मोल ऑफ एटम्स लेते हैं, बिकॉज 1 एटम, सिंगल एटम को लेना जो है ये मुमकिन नहीं है फिलहाल। बड़े कम एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे हो चुका है रिसेंटली कि सिंगल एटम जो है वो साइंटिस्ट ने लिया है, लेकिन केमिकली इस मकसद के लिए हम 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल यह है कि जब आप 1 मोल एटमों को, जब वो आइसोलेटेड हों, गैसियस स्टेट में हो, आप इसको हीट देते हैं और वो हीट इन एटमों को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस हीट एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब अगेन वही है कि ये एलिमेंट का पीरियड है जो अब आपको याद हो चुके हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड और फिर फोर्थ है, फिफ्थ पीरियड, सिक्स और ये 7 पीरियड है। एलिमेंट के नाम है वो भी आपको अब याद हो चुके हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फिर होगा स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डिपेंड साइज पे होता है, तो लिहाजा यहाँ पे साइज का लिखना ज़रूरी है। बेरिलियम में या अब आप जानते हैं 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम में 3 हैं, यह हैं 4, 5, 6 और 7, तो ये इनके शेल्स हैं। जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो चूंकि साइज बढ़ता जाता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करीब है बेरिलियम में, वो दूसरे शेल में है, तो अगर उसको रिमूव करेंगे तो ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स चाहिए होंगे, ज़्यादा एनर्जी दरकार है, और इसी के वो न्यूक्लियस के करीब है, उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं बेरियम और रेडियम तक, तो फिर ये होगा कि बेरियम में इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, तो इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, लिहाजा इसको कम एनर्जी दरकार है आयोनाइजेशन के लिए। तो जो ट्रेंड है वो यह है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको एक ग्राफ बना के देना है ताकि आप इसको फिर पेपर में प्रेजेंट कर सकें। ये आपके पास ग्राफ है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इन वैल्यूज को अब हम एक ग्राफ में डाल लेते हैं, जरा देखिएगा। वही तरीका है कि सबसे ज्यादा वैल्यू आप देख रहे हैं, ये है 899 यानी 900, तो 900 या 1000, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देखें, मैंने डॉटेड लाइन लगाया बिकॉज अगर मैं 0 से स्टार्ट लेता तो फिर ये काफ़ी लंबी एक लाइन आ जाती, तो ये डॉटेड लाइंस है कि 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो इस ग्राफ में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देख लें, 899 यानी 900 है, तो ये बेरिलियम है, और 600, 700, 900 तो ये आ जाता है। फिर मैग्नीशियम है तो 738 यानी 740 के करीब मैग्नीशियम है, तो ये होगा 600, मैग्नीशियम 600, ये 700, वो 800 है, ये 700 तो 750 और 740 यहाँ पे आ जाएगा। फिर कैल्शियम है 590 यानी तकरीबन 600 के करीब, तो कैल्शियम है और ये 600 है, लेकिन चूंकि 590 है तो 600 से थोड़ा सा नीचे। फिर स्ट्रॉन्शियम है 550 यानी 549, तो स्ट्रॉन्शियम है ये 500 है, ये 600 है, 500, 600, तो इनके दरमियान ये आएगा यानी 500 और 600। फिर बेरियम है तो 503 यानी 500 के करीब, तो ये 500 है, तो तकरीबन इतना आ जाता है। अच्छा, रेडियम की नॉन नहीं है, चूंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है, स्टेबल नहीं है, लिहाजा इसके लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जिनके लिए एलिमेंट का स्टेबल होना ज़रूरी है, वो इसके लिए नॉन नहीं है। अच्छा, तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये आ जाता है। अब लाइनें जो हैं इनको आप मिला सकते हैं। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इधर कम हो गई है, मैग्नीशियम की कम है, फिर कैल्शियम की और भी कम है, स्ट्रॉन्शियम की आप देख सकते हैं और भी कम है, साइज बढ़ गया है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम की और भी कम हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से ज़रा गौर से देखिएगा आप, ज़रा इन 3 पॉइंट्स को इन 3 पॉइंट्स के साथ कंपेयर करें। चूँकि यहाँ पे साइज बहुत बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो रही है, यहाँ पे साइज में इतना इजाफा नहीं होता, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम भी नहीं होती। यानी आपने ज़रा एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक साइज को आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर करना है कि यहाँ पे एटॉमिक साइज पहले 3 एलिमेंट में बहुत बढ़ता है,
तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत डिक्रीज हो जाती है, साइज बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और फिर साइज इतना नहीं बढ़ता तो आयनाइजेशन एनर्जी बजाय इसके कि ऐसे आ जाए मज़ीद इतनी डिक्रीज नहीं होती, तो दे आर रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है कि जब दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो एक एटम शेयर्ड पेयर को कितना खींचता है, तो ये जो टेंडेंसी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी हमारे पास ये जो है रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि जो इश्तराक शुदा जोड़ा है उसको ये अपनी जानिब खींच ले, तो ये जो टेंडेंसी है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट अगेन ये इसका सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है सिक्स पीरियड और सेवन। फिर एलिमेंट जो है तो ये हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट हैं। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेल पर डिपेंड करती है, जितना साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाती है, तो शेल का लिखना ज़रूरी है। इसमें होते हैं दो शेल्स, यहाँ पे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 और 7 शेल। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आपको पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक डिक्रीज आना चाहिए। सो डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो वो डिक्रीज हो रही है, जो ट्रेंड है वो इस तरह है कि डिक्रीज आता है, आपने ये लिखना है। अब ये मैंने पॉलिंग स्केल पे जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी हैं। आप देख सकते हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, 1.57, तो यही वजह है कि बेरिलियम काफ़ी सारे कोवेलेंट कंपाउंड बना लेता है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रा कम हो गई, फिर कैल्शियम की 1 है और इस तरह कम हो रही है। अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1.57 है, तो मैंने सबसे ज़्यादा वैल्यू 2 रखी है, तो सबसे पहले मैंने 2 लिखा, फिर इधर मैंने इसको 1 कर दिया और 1 को 0.5 और 1.5, तो ये हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.57, तो ये बेरिलियम है 1.5 और 2, तो 1.57 जो है ये तकरीबन इतना आ जाएगा, 1.5 से ज़रा ज़्यादा। मैग्नीशियम 1.31 है, तो मैग्नीशियम है ये 1 है, 1.5 तो 1.3 तकरीबन इस तरह आ जाता है यहाँ पे। फिर कैल्शियम है तो वो 1 है, तो देखिए ये 1 वैल्यू है और ये कैल्शियम है और ये 1 वैल्यू कैल्शियम, तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर स्ट्रॉन्शियम है तो 0.95, यानी 1 से थोड़ा सा कम करके स्ट्रॉन्शियम और 1 से थोड़ा सा कम करके, और फिर है 0.89, यानी उससे ज़रा और भी कम, तो इससे ज़रा कम है और रेडियम है। अच्छा, अब ज़रा आप ट्रेंड को देख लें, तो ट्रेंड इस तरह आ रहा है हमारे पास कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से यहाँ तक कम हो गई है, फिर कम हो गई है और फिर इतनी कमी नहीं आती, और वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इब्तिदाई जो 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें जो साइज़ है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ फिर डिक्रीज़, तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज़ फिर डिक्रीज़ और फिर डिक्रीज़ इतना नहीं आता। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट जो है ये टेम्परेचर है कि जिस पे एक सब्सटेंस जो है वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी जब आप हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड का, तो ये हीट काउंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही एक टेम्परेचर आ जाए कि जिस पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो ये जो टेम्परेचर है इसको फिर हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और फिर जब आप हीट करें तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो ये वाली हीट काउंट नहीं होती। आखिरकार जब हाईएस्ट टेम्परेचर तक पहुंचता है कि जिस पे ये लिक्विड कन्वर्ट हो गैसियस स्टेट में, तो ये जो टेम्परेचर है कि जिस पे लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसको फिर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में जिस टेम्परेचर पे, वो मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड पर जिस टेम्परेचर पे वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट होगा उसको फिर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगेन यहाँ पर पीरियड, अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप ये जानते हैं 2, 3, 4 और 5, 6 वगैरह, इसकी ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट बी आप याद कर चुके हैं अब तक। एलिमेंट है बेरिलियम है, फिर है मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम और रेडियम। शेल्स की तादाद भी आपको याद है, सेकेंड पीरियड है तो 2 शेल और फिर 3 है, 4, 5 और 6 शेल। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड है,
तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो चूंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेकंड शेल है और इसका चैप्टर शेल है, तो जितना साइज ऑफ द मेटल आयन बढ़ेगा तो उतनी ही चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और जो मेटालिक बॉन्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड जो है ये वीक होता जाता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पर मेटल आयन की अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें एक दो छोटे से पॉइंट्स हैं, ट्रेंड तो यही है कि डिक्रीज आएगा मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में। अब इन मेल्टिंग पॉइंट्स का यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। बेरिलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1278, सबसे ज़्यादा वैल्यू आप देख लें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट 1278 है। बॉइलिंग पॉइंट जो है तो वो 2400 है, यानी 2477। तो मैंने यहाँ पे 2500 तक कर दिया है और आप इसकी मदद से ये ग्राफ जो है बना सकते हैं। सबसे पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए बेरिलियम है 1278, ये बेरिलियम है और मेल्टिंग पॉइंट तो ये देखें ये 1000 और फिर 1500, तो दरमियान में होगा 1300 और इस तरह ये है हमारे पास 1200। तो ये हो गया हमारे पास 1278 तकरीबन। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो 651 है। तो देखिए 500 और फिर 1000 है तो 500 और फिर 600 और 651, तो मैग्नीशियम तकरीबन इतना आ जाएगा। अच्छा, फिर कैल्शियम है, जो डिसकंटिन्यूटीज़ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैल्शियम जो है वो है 843, कैल्शियम जो है 1500, तो तकरीबन 800 और यहाँ तक आ जाएगा 843। फिर स्ट्रॉन्शियम है, तो स्ट्रॉन्शियम 769 यानी 770, तो ये है स्ट्रॉन्शियम और फिर आ जाएगा 500 और इस तरह ये आता है 769। ये आता है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो स्ट्रॉन्शियम जो है 500 और ये 500 600 और उससे कम है, यानी 843 से आप इस पॉइंट को ज़रा कम रखें। फिर है बेरियम, बेरियम है 725 यानी इससे भी कम है, बेरियम इससे भी ज़रा कम है और रेडियम जो है तो वो नॉन नहीं है, तो उसको मैंने नहीं लिखा। अब मैं ज़रा इनको मिला देता हूँ और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो देखिए ये है ट्रेंड इस तरह जा रहा है, ये ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, मैग्नीशियम एक एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है। ट्रेंड होना तो चाहिए कि मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल ट्रेंड से काफ़ी कम है, बड़ा वीक मेटालिक बॉन्ड होता है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉर्मल ट्रेंड से कम है। यानी ओवरऑल आप ट्रेंड को देखें, अगर आप मैग्नीशियम को नहीं देखते यानी इसको आप काट लें तो ट्रेंड जो है वो डिक्रीज का है। हाँ, मैग्नीशियम एक्सेप्शनली लो है, यानी मैग्नीशियम जो है वो इसमें एक्सेप्शन है। ज़रा अब बॉइलिंग पॉइंट में देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। बेरिलियम जो है तो ये है 2477, बेरिलियम का 2500 और 2400, तो ये 500 के बहुत करीब है, तो तकरीबन इतना आएगा। मैग्नीशियम है 1110, तो ये होगा मैग्नीशियम और 1000 1500, तो 1100 इतना आता है। फिर कैल्शियम है तो ये है 1487 यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 1000 और 15, तो कैल्शियम जो होगा वो इतना आता है। फिर हमारे पास है 1380 स्ट्रॉन्शियम का, तो 1500 और इससे ये फिर कम है स्ट्रॉन्शियम का 1500, तो 1380 तो 1400 के करीब, यानी इससे ज़रा आपने 1640 आप देख सकते हैं ये बढ़ गया है। बेरियम जो है वो 1640 यानी इससे ज़्यादा है बेरियम, तो ये 1500 और तकरीबन 16 और इस तरह। अब ज़रा इस ट्रेंड को भी हम एक्सप्लेन कर लें कि ऐसा क्यों है। ओवरऑल देखें ये डिक्रीज ही आता है, लेकिन फिर इसका ज़्यादा क्यों हो गया है। बेरियम का हैवी एटम्स हैं, एटॉमिक मास ज़्यादा है। और पहले मैं इसको लाइनें लगा लूँ तो फिर हम इस पर डिस्कशन कर लें कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पे दो बातें याद रखें, मैग्नीशियम तो एक्सेप्शन है। दो बातें याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट का डिपेंड दो फैक्टर्स पे है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंड भी दो फैक्टर्स पे है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टल में
मेटल आयन के करीब जो जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या बनता है, यानी जो आपके पास क्रिस्टल है वो है क्या, यानी वो सिंपल क्यूबिक है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, हेक्सागोनल क्रिस्टल है, क्लोज पैक्ड है, किस तरह का है। तो मेल्टिंग पॉइंट इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट भी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो यह है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मेटालिक बॉन्ड डाउन द ग्रुप वीक होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन फिर बढ़ क्यों जाता है, बिकॉज जिधर आपके पास एटॉमिक वेट बहुत बढ़ जाता है, यानी जब आप निचले पीरियड की बात करते हैं, तो ये जो हमने इधर 32 ऐड किया, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि 32 क्यों हमने ऐड किया, कि जब आप बेरियम से रेडियम तक जाते हैं, या चले स्ट्रॉन्शियम से बेरियम तक जाते हैं, तो 18 प्रोटॉन ऐड होंगे, 18 न्यूट्रॉन ऐड होंगे, यानी 36 AMU मास बढ़ जाता है। तो मास बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड जो है वो तो वीक है, लेकिन एटम हैवी हैं, तो ज़्यादा हीट एनर्जी दरकार होगी, यानी जितना मॉलिक्यूलर वेट इस वक्त मोलर मास या एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे और क्रिस्टल के नेचर पे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे और एटॉमिक मास पे।